भारत में हालिया सीरो सर्वे से पता चलता है कि देश के 68% आबादी कोविड के संपर्क में आ चुकी है। दूसरी लहर के पहले हुए सर्वे के जो आंकड़े आए थे उसमें बहुत ज्यादा हैं। ये संख्या उस सर्वे से जानकारी मिली थी कि कुछ शहरी इलाकों में आधी आबादी जबकि ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या का 5वां हिस्सा वायरस के संपर्क में आ चुका है। नया सर्वे इस बात का भी संकेत है कि दूसरी लहर कितनी भयावह थी, लेकिन जरूर नहीं है कि तीसरी लहर की आशंका के बीच सर्वे की खबर अच्छी हो। हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ी आबादी वायरस के हमले को झेल चुकी है। ऐसे में जब तक कि कोई नया वेरिएंट नहीं आता तो पहले संक्रमित हो चुके या टीका लगवा चुके लोगों को फिर बीमार करे और तेजी से फैले, तब तक इस बात की संभावना नहीं है कि तीसरी लहर दूसरी जैसी हो। लेकिन फिर भी चिंता की बात तो है, 1/3 लोगों को अब भी संक्रमण नहीं हुआ या उन्हें टीके नहीं लगे हैं। ये आबादी बहुत बड़ी है। हमारे देश में अब ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें नए वेरिएंट उभरेंगे। आशंका जताई जा रही है कि भारत में अगस्त से दिसंबर के बीच तीसरी लहर आ सकती है। इसकी भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिकों और प्रमुख डॉक्टर बहुत ही आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। पिछली 2 लहरों को देखते हुए भविष्य के लिए रास्ता सुझाना एक आकर्षक काम है। हालांकि याद रखना चाहिए कि संक्रामक रोगों पर काम करना एक अलग ही फील्ड है, बिल्कुल विशेष। ऐसे लोगों को वायरस, उससे प्रभावित लोगों और जगह के डेटा का बारीकी से विश्लेषण करना होता है। केवल वही लोग महामारी के विभिन्न पहलुओं और उसे रोकने के उपायों के बारे में बता सकते हैं। भारत में कई तथाकथित मॉडल सीमित उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर हैं। उनमें जिन डेटा का इस्तेमाल किया जाता है वो रियल टाइम होता है। ये उस तरह के स्पेशल मॉडल नहीं है जिन्हें और अधिक जानकारी चाहिए होती है। दरअसल यहाँ जो अधिकतर मॉडल हैं उन्हें या तो जानकारी उपलब्ध ही नहीं है या जानकारी है वो केवल सरकार और कुछ चुनिंदा लोगों तक है। कोविड-19 के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है, फिर भी बहुत सी चीजें अज्ञात हैं जिससे हम कह सकें कि नए मामले कैसे, कब और कितने बढ़ेंगे। नए केसों में उछाल कैसे आता है। वायरस और उसके वेरिएंट, संक्रमित लोगों, इम्यूनिटी, महामारी के प्रति अति संवेदनशीलता और जिस वातावरण में वायरस पनपता है उसके आधार पर हम एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सटीक तौर पर भविष्यवाणी करने की राह में कई मुश्किलें हैं। कोरोना को दस्तक दिए 2 साल से भी कम समय हुआ है। चीन के वुहान में मिला मूल वायरस D614G म्यूटेशन से गुजरा था। इसके बाद फरवरी 2020 में ये पूरी दुनिया में तेजी से फैला। फिर दिसंबर 2020 तक हमने कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा। साल के अंत में अल्फा और बीटा वेरिएंट की पहचान हुई। इस वेरिएंट ने ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को तेजी से बीमार किया। वेरिएंट के बीच इतना लंबा गैप क्यों था? फिर ऐसा क्यों हुआ कि दिसंबर 2020 के बाद नए वेरिएंट इतनी तेजी से आए? इन्फ्लुएंजा के आधार पर इस बारे में एक थ्योरी है। इसके मुताबिक वायरस के रूप बदलने के लिए जरूरी है कि एक निश्चित अनुपात में आबादी इससे संक्रमित हो जाए। इसमें वायरस पर इम्यून प्रेशर पड़ता है। चूंकि RNA वायरस हमेशा म्यूटेट होता रहता है, तो जब कुछ लोग संक्रमित होते हैं तो म्यूटेशन मायने रखता है। ऐसा वायरस अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को गच्चा दे सकें और उसे अपने रेस्पिरेटर पर स्पाइक प्रोटीन बांधने से रोक सकें। लोगों को बीमार करने के लिए ये वायरस ज्यादा फिट होगा। क्या हम इस जानकारी का इस्तेमाल ये अनुमान लगाने में कर सकते हैं कि नए वेरिएंट किस तेजी से आएंगे और कहां आएंगे? दुर्भाग्य से कोविड के मामले में विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि वायरस जितना अधिक रेप्लिकेट होगा उसके नए रूप आने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वेरिएंट को लेकर ये मुश्किल इस बात से भी बढ़ जाती है कि अलग अलग टीकों का अलग अलग असर है। कौन सी वैक्सीन इन्फेक्शन और बीमारी रोकती है और कौन सी वैक्सीन मुख्य तौर पर इन्फेक्शन रोकती है, इस बारे में हमारी सीमित जानकारी में भी जटिलता बढ़ती है। डेटा बताते हैं कि mRNA वैक्सीन संक्रमण और बीमारी दोनों को रोकने में असरदार है। वेक्टर वैक्सीन भी बीमारी को रोकने के लिए अच्छी है। हालांकि कुछ वेरिएंट के चलते इन्फेक्शन को रोकने में ये वैक्सीन उतनी असरदार नहीं है। इसका मतलब हुआ कि टीका लगवाने वाले लोग भी वायरस फैला सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनमें कम इनएक्टिव वायरस और प्रोटीन वैक्सीन को लेकर हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है। इससे पता चलता है कि ये टीके गंभीर बीमारी को रोकने में सक्षम हैं। हालांकि विभिन्न वेरिएंट के कारण संक्रमण को रोकने की उनकी क्षमता पर बहुत कम डेटा उपलब्ध है। डेल्टा वेरिएंट जिस आसानी से फैलता है उससे लगता है कि वायरस को रोकने के लिए हमें और बड़ी आबादी का टीकाकरण करना होगा। चूंकि अभी वैक्सीन जारी है, इसलिए टीके में बेहतर परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं इसके लिए नजर रखनी जरूरी है।
सभी देश जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से वैक्सीन कर रहे हैं। हालांकि मध्यम और कम आय वाले लोगों को सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत में प्रतिदिन करीब 40 लाख लोगों का वैक्सीन लग रही है, लेकिन 21 जून को हमने देखा कि हमने इससे दोगुने लोगों का टीकाकरण की क्षमता की है। अभी केवल 1/4 भारतीयों को ही वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगी हैं। टीके से सुरक्षा के मामले में लंबा रास्ता तय करना होगा। और जहां तक सीरो सर्वे की बात है, तो ये बात पहले ही हो चुकी है कि एक बड़ी आबादी अब भी असुरक्षित है। इसका मतलब हुआ कि बंदिशों को क्यों और कब तक जारी रखना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो ये वायरस और इम्यून सिस्टम के बीच एक रेस है। अगर वैक्सीनेशन 70% होने तक हम खुद को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बचा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर को टाल सकते हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।